हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑन अध्यापक अकेडमी पर। जहाँ हम कर रहे हैं सीटेट एससी दिसंबर 2024 के लिए प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लक्ष्य बैच है। इस बैच में हम वन लाइनर करते हैं जो कि हमारे सीटेट में एज इट इज़ पूछे जाते हैं। तो ये हमारा क्लास 6 हिस्ट्री का पार्ट सेकंड है। हमने क्लास 6 की ज्योग्राफी कंप्लीट कर दी है। आप इसे प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, और चैप्टर नंबर 5 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य के वन लाइनर देखेंगे जो कि सीटेट में हूबहू पूछे जाते हैं। और इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद हम अपने टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ भी शेयर करते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, अपने सीटेट में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये हमें मोटिवेशन देता है। और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए देखते हैं अपने चैप्टर, बढ़ते चैप्टर की ओर। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो का पार्ट फर्स्ट में थर्ड चैप्टर में से कुछ रह गया था, तो उसे देख लेते हैं पहले। तो उसमें हमने हड़प्पा के बारे में पढ़ा था। अब देखते हैं मोहनजोदड़ो से मिले साक्ष्य। तो फ्रेंड्स, ये वन लाइनर है, आप देख सकते हैं। तो मोहनजोदड़ो से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? कपड़े के अवशेष मिले हैं, चांदी के फूलदान का ढक्कन मिला है, पकी हुई मिट्टी, फेमस से बनी हुई तकलियाँ मिली हैं। तो ये सब मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट, अब ये फेनस क्या होता है? ये हम टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसे देख लीजिएगा। तो फेनस बलवा स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर बनाया जाता है। और ये किस लिए काम आता है? ये मन के बनाने, चूड़ियाँ, छोटे बर्तन के काम आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर हड़प्पा के लोग कच्चे माल की खोज कैसे करते थे, देखते हैं। तो हड़प्पा के लोग तांबे का आयात या फिर हर चीज़ का आयात अलग अलग देशों से करते थे, जिसका हमारे एनसीईआरटी में जिक्र किया गया है। तो देखते हैं। तांबे का आयात हमारे राजस्थान में पश्चिमी एशियाई देश ओमान से करते थे, राजस्थान और पश्चिमी एशियाई देश ओमान से। टीन का आयात कहाँ से करते थे हड़प्पा के लोग? आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से। और सोने का कर्नाटक से। और बहुमूल्य पत्थर हमारे गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से। तो फ्रेंड्स, ये सब चार चीज़ें हमारे हड़प्पा लोग अलग अलग राज्यों से या देशों से आयात करते थे, जैसे तांबा राजस्थान व पश्चिमी एशियाई देश ओमान, टीन ईरान से और अफ़गानिस्तान से, सोना कर्नाटक से और बहुमूल्य पत्थर हमारे गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से। तो आप इनको याद करके जाइएगा। सीटेट में यही उठा के दे देता है कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे या फिर टीन का आयात कहाँ से करते थे। तो आप इन्हें ध्यान से पढ़कर जाइएगा। और ये पूछा जाता है कि हल आकार के खिलौने कहाँ मिले, तो हमारे हड़प्पा में। नेक्स्ट, हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरी पालते थे। जीविका के लिए वे बेर खाते थे, मछली पकड़ते थे और हिरण का शिकार करते थे। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में आ जाते हैं कि हड़प्पा के लोग कौन कौन से जानवर पालते थे, कौन कौन से? गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। और जीविका के लिए क्या करते थे? वे बेर खाते थे, मछली पकड़ते थे और हिरण का शिकार करते थे। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें याद रख करके जाइएगा। अब हम देखते हैं गुजरात में हमारे दो हड़प्पा नगर हैं। कौन सा? धोलावीरा, दूसरा लोथल। तो पहले धोलावीरा के बारे में जानते हैं, इसके वन लाइनर देखते हैं। धोलावीरा यह 3 भागों में विभाजित था। आप देख सकते हैं कि हड़प्पा के अधिकतर नगर 2 भागों में विभाजित थे। जैसे हड़प्पा के नगर हमारा नगर दुर्ग और निचला नगर में विभाजित था, परंतु ये धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था। नेक्स्ट, हमारा लोथल, यह साबरमती की एक सहायक नदी के किनारे था। यहाँ कीमती पत्थर व मनके मिले और शंकु धातु से बनाई गई महत्वपूर्ण चीज़ों का केंद्र था। कौन सा? लोथल। लोथल भी हमारा गुजरात में है। अब हमारा चैप्टर है, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, चैप्टर नंबर 4 क्लास 6 एनसीईआरटी। इसके वन लाइनर देखते हैं हम जल्दी जल्दी। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से? इसमें हम ऋग्वेद वगैरह या फिर यज्ञ इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे कि प्राचीन ग्रंथ कैसे कैसे थे और इनमें क्या क्या था, और लोगों की विशेषता जैसे 20 जन, आर्य, दस्यु, इन सब के बारे में पढ़ेंगे जो कि सीटेट में पूछा जाता है।
तो वेद हमारे 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। अब देखते हैं ऋग्वेद के बारे में क्या दिया गया है हमारे एनसीईआरटी में। सबसे पुराना वेद है, 1000 से भी ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। तो इसमें 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं जिसे सूक्त कहा जाता है। और ऋग्वेद में कुछ देवताओं के नाम दिए गए हैं। देखते हैं ये देवता किसके लिए थे। तो अग्नि कौन था? ये आग का देवता था। सोम हमारा क्या था? ये पेय पदार्थ था। इंद्र हमारे युद्ध के देवता थे। कभी आप वर्षा के देवता लगाएं, लेकिन ये एनसीईआरटी में ये इंद्र युद्ध के देवता है। और भाषा प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत थी। वेदों की भाषा जो थी हमारी प्राकृत सांस्कृतिक या वैदिक संस्कृत थी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सीधे सीधे वन लाइनर हैं। अब की बार सीटेट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके पास आखिरी मौका है। क्या पता नेक्स्ट ईयर से हमारा पैटर्न या सिलेबस पूरी तरह से चेंज हो जाए। और जहाँ तक संभावना है 2025 में नई नई प्रकार की वैकेंसी निकलेंगी। अगर आपका सीटेट किसी वजह से रुका तो आप उन्हें देने में असमर्थ रहेंगे। तो इसलिए मन लगा कर पढ़िए, इसलिए मैं आपके लिए वन लाइन ला रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं आगे। ऋग्वेद में लड़ाइयों के कारण, तो ऋग्वेद में कुछ लड़ाइयों के कारण दिए गए हैं। देखते हैं किस कारण होती है लड़ाई। तो पानी के ऊपर, जैसे नदियों के पानी कौन यूज़ करेगा कौन नहीं। मवेशियों के ऊपर, वह अच्छे चारागाहों के लिए। तो ऋग्वेद में लड़ाइयों के 3 कारण प्रमुख थे। एक तो पानी, दूसरा मवेशी या फिर हाथी या जानवर, इन सब के लिए। फिर है नेक्स्ट अच्छे चारागाह के लिए। अब देखते हैं। तो इस चैप्टर में हमारे काम के आधार पर लोगों का वर्गीकरण किया गया है। किस प्रकार से? तो विष और जन किसे कहते थे? तो जनता या समुदायों के लिए इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया था। मतलब आम जनता के लिए विष और जन का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम का उल्लेख मिलता है। ये सीधे सीधे वन लाइनर है, इसमें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसे पढ़िए, याद करिए और अपने पेपर में अच्छा स्कोर कीजिए। नेक्स्ट, आर्य कौन क्या होते थे? तो जो लोग प्रार्थनाओं की रचना करते थे आर्य कहलाते थे। और दस्यु किन्हें कहते थे? आर्य अपने विरोधियों को दस्यु कहते थे। यह यज्ञ नहीं करते थे और दूसरी भाषाएं बोलते थे। तो ये सीटेट में कई बार पूछा गया कि दस्यु कौन थे? जो कि दूसरी भाषाएं बोलते थे और यज्ञ नहीं करते थे, और ये अपने आर्य के विरोधियों के रूप में होते थे। अब इस चैप्टर में दिया गया है कि खास परिवारों के लिए खास किस्म की कब्रगाहें होती थी। इसमें केवल एक ही पॉइंट है कि एक ही परिवार लोगों को दफनाया जाता था एक ही स्थान पर, और उस स्थान पर एक प्रकार का पत्थर रख दिया जाता था, जिससे उन्हें बाद में जगह पहचान कर उसी जगह और आगे मरने वालों को गाड़ा जा सके। तो ये थी खास परिवारों के लिए कब्रगाह। नेक्स्ट, इसमें ये दिया गया कि बाद में मरने वालों को पोर्ट होल के रास्ते कब्र में ले जाकर दफनाया जाता था। यहाँ गोलाकार या चट्टान पत्थरों को चिन्हों के तौर पर लगाया जाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। नेक्स्ट, इनाम गांव के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। तो इनाम गांव हमारा, ये भीमा की सहायक नदी, एक घोड़ा लिख गया है, एक घोड़ा है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। घोड़ के किनारे स्थित हैं। लोगों को गड्ढे में सीधा लेटाकर उनका सिर उत्तर दिशा में कर दफनाया जाता था। तो हमारा इनाम गांव भीमा की सहायक नदी, घोड़ के किनारे था, और वहाँ पर जो लोग मरते थे, मतलब दफनाने की परंपरा थी कि उन्हें गड्ढे में सीधा लेटाकर और उनका सिर उत्तर की दिशा में कर दफनाया जाए। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। और इनाम गांव में मृतकों के साथ खाना पानी भी रखे जाते थे। तो इनाम गांव ऐसा गांव था जहाँ मरने वालों के साथ खाना और पीना भी रखे जाते थे। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारे 4th चैप्टर के नोट्स थे। नेक्स्ट 5th चैप्टर, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। अब इसके वन लाइनर देखते हैं। तो इस चैप्टर में हम अश्वमेध यज्ञ के बारे में कि क्यों होता था, जनपद के बारे में, महाजनपदों के बारे में जैसे मगध और वज्जी इत्यादि के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेगा।
तो चलिए देखते हैं इसके वन लाइनर। तो अश्वमेध यज्ञ क्यों होता था कि यह यज्ञ राजा की शक्ति को बढ़ाता था। सेकंड, घोड़े को स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। आपने देखा होगा कि रामायण में जब श्री राम अपने घोड़ों को स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ते हैं तो लव कुश उन्हें पकड़ लेते हैं। तो वही वाला सीन है यहाँ भी कि अश्वमेध यज्ञ इसलिए होता था कि घोड़ा जहाँ तक जाएगा तो राजा की इस वो क्षेत्र वहाँ तक बढ़ जाएगा और इसे रोकने वालों को राजा के साथ युद्ध करना पड़ेगा, अन्यथा उसे स्वीकार करना पड़ेगा अन्य राजा को अगर वो घोड़े को जाने देता। तो देखते हैं यह राजाओं की शक्ति को बढ़ाता था। घोड़े को स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था और जिन राजाओं ने घोड़ों को रोका उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना होता था। अब नेक्स्ट हमारा उत्तर वैदिक ग्रंथ दिए गए हैं। तो कौन कौन से थे? तो जो ग्रंथ ऋग्वेद के बाद बने हैं जैसे सोमवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद, मतलब उत्तर वैदिक ऋग्वेद वैदिक ग्रंथ के ऋग्वेद को अगर आप हटा देंगे तो सॉरी बाकी तीनों सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद हमारे उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं। और वर्णन के बारे में कुछ दिया गया है। तो उत्तर वैदिक ग्रंथों में 4 प्रकार के वर्णों का उल्लेख किया गया है। देखते हैं कौन कौन से। तो फ्रेंड्स ये 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण कौन होते थे? ये वेदों का अध्ययन करते थे। क्षेत्रीय युद्ध करना और प्रजा की रक्षा करना। वैश्य हमारे कृषक, पशुपालक और व्यापारी होते थे। और क्षेत्रीय व वैश्य दोनों यज्ञ कर सकते थे परंतु शूद्र यज्ञ नहीं कर सकते थे। और शूद्र तीनों वर्णों की सेवा करना होता था इनके काम, और जितनी भी औरतें थीं उन्हें भी शूद्र ही माना जाता था। तो वर्ण व्यवस्था ये थी। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे इसमें चैप्टर में जनपद के बारे में दिया गया है। जनपद, महाजनपद, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो जनपद क्या होता था? जन की बसने की जगह, जन एक प्रकार के पहले राजा होते थे तो राजा के बसने की जगह जनपद कहलाती थी। आप इसे याद रखिएगा। जन महत्वपूर्ण जनपद थी हमारी। दिल्ली में पुराना किला, यूपी में मेरठ के पास हस्तिनापुर और यूपी एटा के पास अंतरजी खेड़ा। तो हमारी ये महत्वपूर्ण जनपद थी हमारी ये तीनों। आप इन्हें याद रखिएगा। कौन कौन सी? दिल्ली में पुराना किला और मेरठ में हस्तिनापुर और यूपी के एटा के पास अंतरजी खेड़ा। नेक्स्ट देखते हैं। महाजनपद, ये सीधा पूछा था कि संख्या कितनी थी? हमारी 16 थी। और महाजनपद में एक परिवर्तन हुआ कि रोज केंद्र राजा नियमित सेना रखने लगे और मतलब उन्हें उनकी तनख्वाह भी देने लगे महाजनपदों में। जनपद में ऐसा नहीं होता था कि सेना नियमित नहीं होती, तो महाजनपद में सेना नियमित की गई। नेक्स्ट देखते हैं। तो महाजनपदों में कर व्यवस्था क्या थी? तो फसल का 1/6 हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था और इसे क्या कहते थे फ्रेंड्स? इसे भाग कहा जाता था। तो इन्हें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, जो भी कारीगर होते थे उन्हें कर के रूप में राजा के लिए 1 महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। मतलब महल में जो भी हमारे कारीगर हैं जैसे मिस्त्री हुए, बढ़ई हुए, इन सबको राजा के महल में महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था जो कि हमारे कर के रूप में होता था। या फिर जो हमारे पशुपालक होते थे उन्हें पशुओं के उत्पादन के रूप में कर देना पड़ता था। और संग्राहक को मतलब जनजातियों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। तो ये सब कर की व्यवस्था थी। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे महाजनपद मगध के बारे में और इन सब के बारे में दिया गया। चलो देखते हैं। तो 200 साल पहले मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। और ये कहाँ था? गंगा और सोन नदी यहाँ पर बहती थी। और जंगलों में क्या होते थे? इसमें हाथी होते थे और लकड़ी आदि सिंपल हर जंगल में होती है। तो ये सब पॉइंट मैंने लिखे। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो कि हमारी सीटेट में पूछे जाते हैं वही मैंने दिए हैं 1 लाइनर में। बाकी मैंने कुछ नहीं लिया है, आप देख सकते हैं। और मगध पर शासक करने वाले कौन कौन से थे? पहला बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, फिर है महापद्म। तो इन तीनों ने मगध पर शासन किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। और बिहार में राजगृह मगध की राजधानी बनी और बाद में पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बनी। तो पहले राजधानी कौन सी थी? तो पहले राजगृह थी, फिर उसके बाद राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र कर दी गई।
जो कि आज के पटना में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं अब वज्जी के बारे में कुछ हमारी। तो राजधानी क्या थी वज्जी की? वैशाली। इस यहाँ पर एक नए प्रकार की व्यवस्था पाई गई जिसे गण या संघ कहा गया। तो शासन व्यवस्था गण या संघ कहलाते थे। नेक्स्ट, संघ में कई राजा होते थे और शासन व्यवस्था गण या संघ कहलाते थे। बाद में गुप्त शासकों ने गण पर विजय प्राप्त कर ली। तो गुप्त शासकों ने जो विजय प्राप्त की उन पे गण पर, तो बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। तो जो भी दोनों धर्म है हमारे, बुद्ध धर्म और जैन धर्म, ये दोनों ही गण से संबंधित थे। तो ये था हमारा चैप्टर 4th 5th का 1 लाइनर। आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसी और वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और